हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट फिनिश हो गया, ठीक है, और बहुत अच्छे से हो गया बच्चों। तो हर टॉपिक अच्छे से पढ़िए, हर पेज पर का टॉपिक अच्छे से पढ़िए, और आखिरी में जो चार्ट है वो चार्ट में जितने भी कंपाउंड्स है उनके फॉर्मूले और उनके कॉमन नेम्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। रही बात उनके आईबीसी नेम की तो मैं आगे ले लूँगा, अभी लेते बच्चों तो बहुत समय लगता है और हमें हमारा 11वीं का सिलेबस भी चालू करना है। अब आज हम जो चालू कर रहे हैं बच्चों, ये है हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं नोट्स भी साथ में भेज दूंगा। जैसे आप लेक्चर देखेंगे, लेक्चर देखने के पहले आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं भेज दूंगा आपके पास नोट्स। तो जैसे ये वीडियो लेक्चर हो जाएगा समझ लो आपको, तो वही टॉपिक आप नोट्स में से पढ़िए, और कोई डाउट रहा तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। बच्चे पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे हम एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रहते हैं, ठीक है। तो और 7-8 दिन के बाद हम इस बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पर ऑनलाइन टेस्ट्स भी लेंगे। ओके, चलो आज हम जाते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जो छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है ये 10 एक दिन हमें चलेगा। उसके बाद हम हमारा 11वीं का जो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, खास चैप्टर अल्केन्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें बहुत सारी बेसिक बातें मालूम पड़ेंगी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम चालू करते हैं बच्चों बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, और इसमें हम सबसे पहले एक बेसिक टॉपिक चालू करते हैं जिसका हेडिंग है आइसोमेरिज्म, जिसका नाम क्या है, आइसोमेरिज्म। अब बच्चों सबसे पहले हमें मालूम चाहिए कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं, या फिर दो कंपाउंड्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है, तो वो हम देखेंगे। तो बच्चों अभी मैं आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखूंगा जो नोट्स में है, और फिर बाद में आपको भी वो याद करना है, और कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको वो समझा के भी देता हूँ। देखिए आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जैसे मोनाइडिक अल्कोहल्स और ईथर्स, मोनाइडिक अल्कोहल्स और ईथर्स, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम होता है रे। कैसे होता है? अल्कोहल्स और मोनाइडिक ईथर्स का जनरल फार्मूला कैसे होता है? इन जनरल वो ऐसा होता है CnH2n+2O। क्या होता है उनका जनरल फार्मूला मोनाइडिक अल्कोहल्स और ईथर्स का? CnH2n+2O, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब एक कार्बन वाला अल्कोहल तो पॉसिबल है, मिथिल अल्कोहल, लेकिन एक कार्बन वाला ईथर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटा ईथर है बच्चों, आपने देखा वो डायमिथिल ईथर है, CH3O CH3। तो हम n के जगह पे 2 रखेंगे, रखो 2 C2, अब 2 × 2, 2 2 जार 4, 4 + 2 6, तो C2H6 और ये O। तो 2 कार्बन वाले मोनाइडिक अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है? C2H6O। अब ये देखेंगे हम यहाँ पे, अब 2 कार्बन वाले मोनाइडिक अल्कोहल का क्या फार्मूला है? CH3CH2OH, और 2 कार्बन वाले ईथर का क्या फार्मूला है? CH3O CH3। देखिए दोनों में 2 कार्बन है, देखो इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, C2। दोनों के मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, और दोनों के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन भी है। तो इथिल अल्कोहल और डायमिथिल ईथर, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है रे? सेम है, C2H6O। लेकिन जब हमने इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, भौतिक गुणधर्म, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन आते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, ऐसी छोटी छोटी बातें आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हमने देखा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग है। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअर है। मतलब इन दोनों का भले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है।
जैसे इथिल अल्कोहल जो रिएक्शन देता है वो रिएक्शन ईथर नहीं देता। अल्कोहल्स हाईली रिएक्टिव है, ईथर्स उतने रिएक्टिव नहीं, वो लेस रिएक्टिव है। बराबर है। मतलब इन दोनों का, इथिल अल्कोहल और डायमिथिल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है या दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और फेनोमेनन को क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म। फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होंगी बच्चों, तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये डेफिनेशन नोट्स में भी है तो आप देख सकते हैं, इधर फोकस कीजिए। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, इधर फोकस कीजिए, अब सब ध्यान दीजिए इधर। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आइदर different physical properties or different chemical properties or both are called as isomers, and the phenomenon is called as आइसोमेरिज्म। बच्चों ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन, देखो समझ लीजिए पहले, या तो हम बाद में भी कर सकते हैं, है ना, रटना वगैरह वो बाद में हो सकता है। मैं रटना नहीं बोलूँगा, याद करना बोलूँगा, मतलब विद अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि हमें समझ में कुछ भी नहीं आया भाई बस रटे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना बच्चों। बराबर। क्या डेफिनेशन है, व्हाट आर आइसोमर्स, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों, सेम, बट आइदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, या फिर दोनों प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बच्चों, लेकिन या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है या तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है या दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मुझे लगता है कि आपको अब ये डेफिनेशन याद हो गई होंगी। क्या डेफिनेशन, कि द कंपाउंड्स having same molecular formula but either different physical properties or different chemical properties or both are called as isomers and the phenomenon is called as isomerism। अब आपसे बच्चों ये हमेशा ध्यान में रखना, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे के आइसोमर्स होना है तो सबसे पहली कंडीशन आवश्यक क्या होती है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए, सेम। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए, सेम। लेकिन एट द सेम टाइम या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म डिफरेंट होने चाहिए या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए या दोनों प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तभी हम उन कंपाउंड्स को क्या बोलते एक दूसरे के आइसोमर्स और फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ध्यान में आ गई बच्चों, डेफिनेशन याद हो गई। एक बार मेरे साथ बोलो आप, अब मैं वहां पे नहीं हूं लेकिन फिर भी मेरे साथ बोलना है आपको। व्हाट आर आइसोमर्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आइदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये जो इधर आइए, अब इधर आइए सर, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है
लेकिन फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टीज क्या रहती है, डिफरेंट। सर इन कंपाउंड्स के लिए आइसोमर ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? तो इन कंपाउंड्स के लिए कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, ऐसे कंपाउंड्स के लिए आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? बर्जेलियस ने। किसने यूज किया? बर्जेलियस ने। बर्जेलियस नाम का एक साइंटिस्ट होके गया। इसने हमें बताया कि भाई ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जिनकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है या दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलिए? आइसोमर्स। अब आइसोमर शब्द का भी मीनिंग है आइसोमर्स। आइसोमर्स में आइसोस का मतलब होता है सेम। आइसोस का मतलब क्या होता है? सेम। और मेरोस का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। तो आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? सेम पार्ट्स। आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? सेम पार्ट्स। इस तरह से तो आइसोमर्स का मतलब क्या हो गया? सेम पार्ट्स। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है? सेम, लेकिन या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी जैसे इन दोनों की थी, या तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी या दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और उस फिनोमिनन को बच्चों क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो इस तरह बच्चों आपको कौन से कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलना चाहिए ये समझ में आ गया कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but either different physical properties or different chemical properties or both are called as isomers and the phenomenon is called as isomerism. ओके, तो डेफिनेशन आपने अच्छे से करना, नोट्स से अच्छे से पढ़ना। अब आइसोमेरिज्म ये टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चों, और इसलिए इसका सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हमने क्या किया? हमने आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया ब्रॉडली दो पार्ट्स में। एक को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से कंपाउंड को बोलते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस पर से मैंने दो स्ट्रक्चर फॉर्म लिखे, CH3CH2OH और CH3OCH3। अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट है। इसका CH3CH2OH है तो इसका CH3OCH3 है। अब ऐसे कंपाउंड्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जिनके स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कैसे करेंगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन? नोट्स में भी दी हुई है। कैसे करेंगे कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formulae are called as structural isomers and the phenomenon is called as structural isomerism. Lastly बताता हूँ कौन से compounds को आप structural isomers बोलेंगे? The compounds having same molecular formula but different structural formulae are called as structural isomers and the phenomenon is called as structural isomerism. तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन आप नोट्स में से अच्छे से कीजिए तैयार, ठीक है? तो अब तक हमारा क्या हो गया? आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई, ठीक है? आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हो गया दो पार्ट्स में, दिख रहे हैं आपको। उसमें हमने डिस्कशन के लिए कौन लिया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट है बच्चों चेन और न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमेरिज्म।
पहला प्रकार। फिर दूसरा प्रकार है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा प्रकार है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा प्रकार है मेटामेरिज्म और पांचवा प्रकार है टॉटोमेरिज्म। तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी हो सके इसलिए हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है बच्चों चेन और न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा पार्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा पार्ट है मेटामेरिज्म और पांचवा पार्ट है टॉटोमेरिज्म। पांचवा पार्ट कौन है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब हम डिस्कशन के लिए लेते हैं बच्चों इसमें से नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म को। चलो देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स को, कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे बच्चों, C4H10। ये हो गया 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन, और ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं CH3 CH2 CH2 CH3, और ये दूसरा कौन है CH3 CH CH3 CH3। अब ये N ब्यूटेन है और ये क्या है आइसोब्यूटेन है। अब N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम, बराबर। लेकिन दोनों में कार्बन चेन का नेचर देखिए, कार्बन चेन का नेचर कैसा है रे, डिफरेंट है। जैसे देखो इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो हम बोलते हैं कि भाई कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट है। कब बोलते हैं कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट है, जब कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या डिफरेंट रहती है। जैसे इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो हम बोलेंगे कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जिनमें कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट होता है, मतलब उनके कार्बन चेन्स में कार्बन एटम की संख्या अलग अलग होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, और फेनोमेनॉन को बोलते हैं एक दूसरे के, फेनोमेनॉन को बोलते हैं चेन आइसोमर्स। सो हाउ विल यू डिफाइन चेन आइसोमर्स बच्चों, वेरी सिंपल, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different nature of carbon chains are called as chain isomers and the phenomenon is called as chain isomerism. कैसे करेंगे इसको डिफाइन, लास्टली the organic compounds having same molecular formula but different nature of carbon chains are called as chain isomers and the phenomenon is called as chain isomerism. तो इस तरह से ये सब हो गया। तो आपको आज क्या क्या सीखे बच्चों, आज आप सीखे कि which compounds are called as isomers and what is isomerism phenomenon। फिर आइसोमर नाम कैसे आया, बर्जिलिस ने कैसे दिया, वो आपको मालूम हो गया कि आइसोस मीन्स सेम एंड मेरोस मीन्स पार्ट्स। तो आइसोमर का मतलब होता है सेम पार्ट्स। फिर आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट्स हमने किए, वो भी मालूम हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको बोलते हैं वो भी समझ में आ गया कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 पार्ट्स हैं, वो भी हमने देखा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, और उसमें से एक हमने आज लिया चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स किसको बोलेंगे बच्चों, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट है, मतलब कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या अलग अलग है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स, और फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। तो आज बच्चों इधर ही ठहरते हैं, है ना, यहीं रुकते हैं। अगला जो टॉपिक है जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड छोटा सा टॉपिक है, ये 10 एक लेक्चर में हो जाता अपना। ये हो गया कि फिर हम अपना 11वीं का चालू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।